नमस्कार, मैं हूं प्रबल प्रताप सिंह। मैं इस वक्त मौजूद हूं हैदराबाद में उस जगह पर जहां हुए दो धमाकों से पूरा देश दहल उठा था। धमाकों के निशान यहां हुई तबाही की गवाही दे रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कौन है इन धमाकों का जिम्मेदार, किसने छीना है उन 16 परिवारों का चिराग। ब्लास्ट के तरीकों से साफ है कि इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। हैदराबाद धमाके का गुनहगार कौन? 16 बेगुनाहों के खून का जिम्मेदार कौन? क्या धमाके में थी लश्कर ए तैयबा की साजिश? क्या इंडियन मुजाहिदीन ने दिया धमाके को अंजाम? गुरुवार की शाम आतंकवादियों की जिस कायराना हरकत से पूरा हैदराबाद दहल उठा, उसके गुनहगार को तलाशने में जुटी हैं देश की सबसे काबिल जांच एजेंसियां। अब तक की जांच से तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। धमाके का तरीका और तमाम सुराग इशारा कर रहे हैं कि धमाके के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का ही हाथ है। जांच एजेंसियों के सूत्रों की माने तो लश्कर के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मुजाहिदीन ने धमाके के लिए सिमी से जुड़े स्थानीय लोगों की मदद ली थी। जांच एजेंसियों की शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन की ओर घूमने की दो खास वजहें हैं। पहला, बम बनाने का तरीका, और दूसरा, बम लगाने का तरीका। अब तक की जांच से इतना तय हो चुका है कि इस बम में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल धमाके की जगह से किसी केमिकल के सबूत अभी नहीं मिले हैं। इसीलिए जांच एजेंसियां मान रही हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को आधार बनाकर बम तैयार किया गया था, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट कुछ देर में उड़ जाता है। धमाके के लिए दोनों बम को साइकिल में टिफिन बॉक्स में रखा गया था, जो इंडियन मुजाहिदीन के पुराने मॉड्यूल से मेल खाता है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस साजिश का ताना बाना रियाज भटकल और उसके अहम साथी यासीन भटकल के इशारे पर बुना गया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि आईएम के आका रियाज भटकल ने जून 2012 में आतंकवादी इमरान, अकरम और मकबूल को हैदराबाद के दिलसुख नगर इलाके की रेकी करने का हुक्म दिया था। इमरान और उसके साथियों ने रेकी कर बाकायदा रियाज भटकल को जानकारी मुहैया कराई थी। इमरान वही शख्स है जिसने पुणे के बेस्ट बेकरी में धमाके को अंजाम दिया था। The government is committed to combat such cowardly terror attack, and it shall make all possible efforts to apprehend the perpetrators and masterminds behind the blast and ensure that they are punished as per the law. 2007 में भी यासीन भटकल ने अपने 4 साथियों के साथ दिलसुख नगर इलाके और इसके आसपास के इलाकों में बम प्लांट किया था। उस वक्त 3 धमाके हुए थे, लेकिन चौथा बम जो दिलसुख नगर में रखा गया था, उसे फटने से पहले नाकाम कर दिया गया था। साफ है कि रियाज भटकल शुरू से ही भीड़ भाड़ वाले इलाके दिलसुख नगर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कामयाबी मिली गुरुवार को। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने महाराष्ट्र के अहमदनगर और नांदेड़ में टीम भेजकर आईएम के पुराने संपर्कों को खंगालने में जुट गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र से भी कोई ठोस सुराग मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक धमाके के ठीक पहले आजमगढ़ के इंडियन मुजाहिदीन के एक अहम किरदार का मोबाइल नंबर भी हैदराबाद के शाहीन नगर इलाके में चालू पाया गया है। यह नंबर जम्मू कश्मीर में एक्टिव हुआ और शाहीन नगर में आकर बंद हो गया। सुराग तलाशने में जुटी सुरक्षा एजेंसियों का शक इंडियन मुजाहिदीन पर इसलिए भी और गहरा है क्योंकि पता चला है कि आतंकवादी संगठन का एक भगोड़ा आतंकवादी असदुल्ला अबरार धमाके से 3 दिन पहले मुंबई में था। ये वही अबरार है जिस पर सरकार ने 10 लाख का इनाम भी घोषित किया है। जाहिर है तमाम सबूत और सुराग एक बार फिर इंडियन मुजाहिदीन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। अब इंतजार है हैदराबाद के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाए जाने का। कुछ महीनों की खामोशी के बाद आतंकवाद ने हैदराबाद में सर उठाकर सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है। वैसे तो सुरक्षा एजेंसियां धमाकों में लश्कर ए तैयबा या फिर इंडियन मुजाहिदीन का हाथ देख रही हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता इन धमाकों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द पकड़ने को लेकर है।
क्योंकि उन्हें शक है कि अगर इन्हें नहीं पकड़ा गया तो आने वाले समय में और भी धमाके हो सकते हैं। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ प्रबल प्रताप सिंह, हैदराबाद, आज तक। जांच एजेंसियां इस आतंकी हमले के लिए 3 चेहरों को जिम्मेदार मान रही हैं। आज तक जा पहुंचा इन तीनों के घर तो पता चला एक ने 2 साल से घर का रुख ही नहीं किया है और एक के ऊपर दर्जनों वारदात को अंजाम देने का आरोप है। असदुल्ला उर्फ हड्डी उर्फ तबरेज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला। वकास उर्फ तहसीम अख्तर उर्फ मोनू बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला। मंजर इमाम झारखंड में रांची के पास बरियातू का रहने वाला। क्या यही तीनों खौफनाक चेहरे हैं हैदराबाद में बम विस्फोट के पीछे? क्या 3 राज्यों के इन 3 लोगों ने मिलकर तबाही की साजिश को अंजाम तक पहुंचाया? ये सवाल सामने आने के बाद तीनों के घरों पर हलचल बढ़ गई है। इंडियन मुजाहिदीन का संदिग्ध आतंकी तबरेज कभी आजमगढ़ के इसी इलाके में रहता था। दिल्ली ब्लास्ट में नाम आने के बाद तबरेज पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया और जब हैदराबाद में ब्लास्ट की खबरें आई तो पुलिस ने इस आतंकी के घर का एक बार फिर रुख किया। घर का कोना कोना छान मारा। सूत्रों के मुताबिक धमाके के ठीक पहले आजमगढ़ के इंडियन मुजाहिदीन के अहम किरदार का मोबाइल नंबर हैदराबाद के शाहीन नगर इलाके में चालू पाया गया। यह नंबर जम्मू कश्मीर में एक्टिव हुआ और शाहीन नगर में आकर बंद हो गया। हैदराबाद धमाके का संदिग्ध आतंकी वकास उर्फ तहसीन अख्तर बिहार के समस्तीपुर से 2 साल से गायब है। वो कल्याणपुर इलाके के इसी मनियारपुर का रहने वाला था। लोगों के मुताबिक वो इंजीनियरिंग करने दरभंगा गया था, लेकिन 2 साल से उसका कोई पता नहीं चला। करीब 1.5 वर्षों से वो लापता है, जैसा कि जानते हैं। झारखंड पुलिस की डायरी में रांची के बरियातू इलाके के रहने वाले मंजर इमाम का नाम इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों की लिस्ट में दर्ज है। आतंकी दानिश की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ था कि दानिश ने मंजर के साथ मिलकर दर्जनों आतंकवादी तैयार किए। 2-3 नहीं बल्कि दर्जनों यंग लोगों को, नौजवानों को इसमें लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो इसके पीछे जो तथ्य सामने आए हैं वो उससे कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला कि ये लोग कौन थे। तीनों संदिग्ध आतंकियों के हैदराबाद ब्लास्ट से तार जुड़ने के बाद इनको जानने वाले हर शख्स के चेहरे पर तनाव है। आजमगढ़ से राजीव गौड़, समस्तीपुर से जहांगीर के साथ धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। हैदराबाद में हुए धमाके में शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन पर है। इसके खतरनाक चेहरे आजाद हैं और देश को दहलाने की साजिश में जुटे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इनके 21 चेहरों को बेसब्री से तलाश रही हैं। सूत्रों की माने इनका आका तो पाकिस्तान में है, लेकिन इनके कई साथी दुबई में छुपे बैठे हैं। हैदराबाद के धमाकों के पीछे की पूरी साजिश अभी तक भले ही बेनकाब नहीं हो सकी है, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात में इंडियन मुजाहिदीन की छाप उभर रही है। मामले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के रडार पर खौफ के वो 21 चेहरे हैं जिनके बारे में किसी भी एजेंसी को कोई जानकारी नहीं है। जी हां, ये देखिए, ये है इंडियन मुजाहिदीन के वो 21 चेहरे जिनकी तलाश सरगर्मी से देश के भीतर और बाहर की जा रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का सरगना रियाज भटकल पाकिस्तान के शहर कराची में छिपा हुआ है। रियाज के साथ कराची में पुणे धमाके का आरोपी मोहसिन चौधरी फरारी काट रहा है। ऐसी खबर है कि आजमगढ़ मॉड्यूल का शातिर आतंकवादी शाहनवाज को भी कराची में पनाह मिली हुई है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य अबू राशिद और इकबाल भटकल संयुक्त अरब अमीरात के शहर शारजा में छिपे हुए हैं। हैदराबाद के धमाकों में एजेंसियां जिस असद की तलाश कर रही हैं, वो भी शारजा में छुपा हुआ बताया जाता है। असद का पूरा नाम असदुल्ला अख्तर है और उसके पिता आजमगढ़ में डॉक्टर हैं। हैदराबाद धमाके के पीछे की साजिश और तरीका
देश में हुए पहले कई बम धमाकों से काफी मिलता जुलता है, जिसको इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया था। और यही वजह है कि इस धमाके का प्राइम सस्पेक्ट इंडियन मुजाहिदीन को माना जा रहा है और जांच एजेंसी इंडियन मुजाहिदीन के इन 21 चेहरों को खंगालने में जुटी हुई है। चमचमात दुबई से सटे हुए शारजा शहर में इंडियन मुजाहिदीन के कई गुनहगार पनाह लिए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक शारजा के अल कस्मिया इलाके में इन्हें आजमगढ़ के एक व्यापारी फैजान ने पनाह दे रखी है। फैजान अबू सलेम का साथी रहा है। अबू सलेम तो फिलहाल मुंबई में सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन उसके शारजा कनेक्शन का फायदा आजमगढ़ मॉड्यूल के आतंकवादी उठा रहे हैं। फैजान के संयुक्त अरब अमीरात के 2 फ्लैट में ली आतंकवादियों ने पनाह। अजमान और शारजा में है फ्लैट। फैजान का शारजा में है लॉन्ड्री का बिजनेस। उत्तर प्रदेश की एटीएस जब तक आजमगढ़ मॉड्यूल के शारजा कनेक्शन तक पहुंचती, तब तक रियाज भटकल को भनक लग चुकी थी और 2011 के बाद शारजा में बैठा ये मॉड्यूल एजेंसियों के रडार से लापता हो गया। मॉड्यूल का लापता होना ही सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। उधर हैदराबाद धमाकों के प्राइम सस्पेक्ट यासीन भटकल के बारे में बताया जा रहा है कि वो कभी भारत तो कभी नेपाल में देखा गया है। एनआईए को यासीन से जुड़े कुछ फोन नंबर मिले, जिनके आधार पर जांच की जा रही है। दीपक शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, आज तक। हैदराबाद में हुए धमाके और उसके बाद की जांच सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी की ओर इशारा भी कर रही हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इन आतंकी वारदातों को टाला जा सकता था? लगातार खुफिया जानकारियां मिल रही थी, बावजूद इसके जांच एजेंसियां न तो इन हमलावरों को पकड़ पाई और न ही उन्हें हमले की भनक लग पाई। 16 फरवरी 2013 आईबी ने जताई हमले की आशंका। कहा 13 फरवरी को आतंकी संगठनों की हुई है बैठक। 19 फरवरी 2013 आईबी का एक और अलर्ट। कहा हमले की फिराक में है आतंकी संगठन। 20 फरवरी 2013 आईबी की तीसरी चेतावनी। बताया नेपाल और बांग्लादेश के आतंकियों के जरिए हमला मुमकिन है। 5 दिन के भीतर 3 अलर्ट, फिर भी धमाके रुके नहीं। क्या धमाकों को रोकना बस में नहीं था, या फिर खुफिया विभाग की चेतावनी पर किसी ने गौर नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बच सकती थी हैदराबाद धमाके में मारे गए 16 लोगों की जान? हैरानी है कि खुफिया एजेंसियां बार बार आगाह करती रही, फिर भी धमाके हो। आईबी ने पहला अलर्ट 16 फरवरी को भेजा था। अब खबर मिली थी कि अफजल गुरु की फांसी से बौखलाए आतंकवादी संगठन बदला लेने की फिराक में। यह भी बताया गया कि 13 फरवरी को पाकिस्तान में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल की बैठक हुई है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन समेत 9 आतंकी संगठनों ने हिस्सा लिया है। इस बैठक में यह भी तय हुआ था कि भारत में आतंकवाद वारदात को बढ़ावा दिया जाएगा। आईबी ने अपने अलर्ट में कहा था कि उन्हें मिले सुराग इशारा कर रहे हैं कि लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन हमले के लिए उन आतंकवादियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें हिंदुस्तान में भगोड़ा करार दिया गया है। ठीक 3 दिन बाद 19 फरवरी को खुफिया एजेंसियों ने एक और अलर्ट भेजा। इस बार भी हमले की आशंका तो बताई, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि आतंकवादियों का निशाना कहां है। अगले ही दिन यानी 20 फरवरी को एक और चेतावनी आईबी की ओर से मिली। इस बार खुफिया विभाग ने यह साफ कर दिया कि हमले के लिए इंडियन मुजाहिदीन नेपाल और बांग्लादेश में छुपे अपने साथियों का इस्तेमाल कर सकता है। आईबी के जारी अलर्ट्स को अगर ध्यान से देखें तो इस बात का पता चलता है कि आईबी को इस हमले की आशंका थी और उसने इस बात को सूंघ लिया था कि कुछ आतंकवादी इस देश में हमला करना चाहते हैं। अलर्ट भी जारी किए गए और राज्यों को सावधान भी किया गया, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्यों के बीच में तालमेल की ये कमी रही, जिसके चलते आतंकवादी ये वारदात करने में सफल रहे। कुछ सुराग ये भी इशारा कर रहे थे कि भारत में हमले की तैयारी आतंकी संगठनों ने अफजल गुरु को फांसी दिए जाने से काफी पहले ही शुरू कर दी थी। अक्टूबर के महीने में ही दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। उनमें इमरान और मकबूल भी थे। पूछताछ में इमरान ने माना था कि वो रियाज भटकल के कहने पर हैदराबाद गया था और उसने दिलसुख नगर के साथ साथ कुछ और इलाकों की रेकी की थी। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी राज्य सरकारों को दी थी। आतंकवाद के मुद्दे पर बनी अंतर्राज्यीय समिति की बैठक में भी खुफिया विभाग की इस जानकारी पर चर्चा हुई थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। हैदराबाद में मौका वारदात से जैसे आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के निशान मिले हैं, वो ये साबित करते हैं कि इस धमाके में किसी न किसी रूप में मकबूल और उसके साथियों का हाथ जरूर है।
दरअसल मकबूल आईईडी बनाने का माहिर माना जाता है और पूछताछ में वो ये पहले ही मान चुका है कि उसने आईएम के आतंकवादियों को आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी थी। अब जाहिर है अगर मकबूल के इस कबूलनामे को सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही गंभीरता से लिया होता तो शायद इस वारदात को टाला जा सकता था। जनवरी के तीसरे हफ्ते में एनआईए ने दरभंगा से यासिन भटकल के साथी दानिश को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया था कि वो भटकल के साथ मुंबई गया था और उसके सामने भटकल ने हैदराबाद में कुछ लोगों से संपर्क भी किया था। दानिश से मेरी जानकारी आंध्र प्रदेश को भी दी गई। इसके बावजूद हैदराबाद में धमाके टाले नहीं जा सके। हैदराबाद ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के 2 और शहर भी आतंकवादियों के निशाने पर थे। हैदराबाद में 7 जगहों पर आधे घंटे के भीतर एक के बाद एक सीरियल धमाके को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। आतंकवादियों ने इन इलाकों की रेकी की थी, वीडियो फिल्म भी बनाई थी। तमाम पुख्ता जानकारियां, एक के बाद एक लगातार खुफिया सूचनाएं, फिर भी धमाके टले नहीं। जाहिर है भारतीय सुरक्षा तंत्र की बड़ी नाकामी। सुप्रतिम और शमशेर सिंह के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली, आज तक। हैदराबाद से धमाकों की जांच पर यह थी हमारी खास पेशकश।